बसपा कार्यालय की तस्वीरें। बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंच चुकी हैं। आज 63वां जन्मदिन वो अपना मना रही हैं। सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता। और ये भी आपको बता दें कि मायावती का जो जन्मदिन है वो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्मदिन पर कुछ अहम ऐलान भी हो सकते हैं, ऐसा सुबह से कहा जा रहा था। इंतजार था मायावती के आने का। 63वां जन्मदिन लखनऊ दिल्ली में जन्मदिन मनाया जाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा, आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? अच्छा ठीक मेरे ख्याल इनको किनारे कर दो भाई। इनको करना है तो इधर इधर हो जाए ना, इस साइड पे। इनको थोड़ा सा इधर को कर देना चाहिए मेरे ख्याल। इधर नहीं, अरे इस साइड पे। वो पीछे उनको दिक्कत जाएगी। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा जन्मदिन है और हर वर्ष पूरे देश में मेरे जन्मदिन को बीएसपी के लोग पार्टी स्तर पर व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की रही सरकार द्वारा भी हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व उनके मानवतावादी मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे विभिन्न स्तर पर व बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाते हैं तथा जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की हुई है। और इसी जन भावना के तहत मेरे जन्मदिन को मनाने के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के तमाम अनुयायी अपने अपने क्षेत्रों में अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय, बीमार व अन्य अति जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं और जिनके हित व कल्याण के लिए हमारी पार्टी हमेशा ही गंभीर, तत्पर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी विदित है कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के खास मकसद से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ ही विमोचन भी किया जाता है, जो आज भी किया जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं पूरे देश भर में अपने पार्टी के लोगों का व शुभ चिंतकों का भी, जो आज मेरा जन्मदिन जिस भी रूप में व जिस भी स्तर पर मना रहे हैं, तो उन सब का मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ तथा इस मौके पर भी मैं उन्हें नव वर्ष
सन 2019 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूं। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश में शीघ्र ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में आबादी व सीटों की संख्या के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे खास ध्यान में रखकर ही आज मैं ऐसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टेट में बने इस गठबंधन को देश व जनहित में कामयाब बनाने के लिए बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश व आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। और यही उम्मीद मैं देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी के लोगों से करती हूँ। इसके साथ ही चुनाव को लेकर जिन कुछ और राज्यों में भी हमारी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है, तो उनसे भी मैं यही तोहफे की उम्मीद करती हूँ। और अब मैं इस चुनाव को खास ध्यान में रखकर देश व जनहित में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में भी अधिकांश या कांग्रेस पार्टी ने ही एक छत्र राज किया है। लेकिन इस दौरान इनकी रही सरकार के खासकर गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इन लोगों का सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिससे दुखी होकर ही फिर मजबूरी में हमें इनके हितों में दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से पार्टी भी बनानी पड़ी है। हालांकि हमारी पार्टी के बनने के पूर्व में व बाद में भी अब तक अनेकों पार्टियां बन चुकी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियों की सोच व कार्यशैली हर मामले में व हर स्तर पर अभी तक भी हमें कांग्रेस पार्टी की ही तरह देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों की स्थिति में अभी तक भी कोई खास सुधार व परिवर्तन आदि नहीं आया है। और इनमें से किसान लोग तो पूरे देश में यहाँ सबसे ज्यादा दुखी हैं। और इस बात का ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, तो उनमें से खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है।
और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाली अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की अभी अभी बनी इन तीनों अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकारों पर तत्काल ही उंगली उठनी शुरू भी हो गई है और इनकी सरकारों की मंशा के संबंध में वहाँ पहला सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ बनी इन नई सरकारों ने किसानों की कर्ज माफी की सीमा दिनांक 31 मार्च 2018 की यानी कि 9 महीने पहले की तिथि क्यों निर्धारित की गई है। अर्थात इन्होंने ये सीमा दिनांक 17 दिसंबर सन 2018 की जब इनकी नई सरकार बनी है तब तक की कर्ज माफी की सीमा क्यों नहीं रखी गई है। इसके साथ ही इन्होंने जिन सख्त शर्तों के आधार पर किसानों का केवल 2 लाख रुपए तक का ही कर्जा माफ करने की जो बात कही है तो उससे यहाँ किसानों को इस मामले में कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी किसानों के कर्ज को लेकर जमीनी हकीकत ये है कि पूरे देश में छोटे व मझोले तथा बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान जो यहाँ सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, तो ये लोग कर्जा लेने को लेकर आए दिन नए नए बने सख्त नियमों व कानूनों से तंग आकर सरकारी व सहकारी बैंकों आदि से कर्जा बहुत कम लेते हैं, बल्कि वास्तव में ये लोग लगभग 70% कर्जा फिर मजबूरी में काफी अधिक ब्याज पर अपने गांव व इलाके के ही बड़े बड़े साहूकारों व धन्ना सेठों से ही लेते हैं, जिनकी कर्ज माफी के लिए केंद्र व किसी भी राज्य के सरकार ने अभी तक भी कोई नीति नहीं बनाई है। जो इस समय ये लोग हमें सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं, जिनकी भी कर्ज माफी के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को कुछ न कुछ ठोस नीति जरूर बनानी चाहिए, वरना इन 70% के करीब किसानों को कभी भी यहाँ अपने कर्जे से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि जो किसान लोग केवल सरकारी व सहकारी बैंकों आदि से ही कर्जा लेते हैं तो उनके मात्र थोड़े से कर्ज को माफ करने से इनको पूरे तौर से कर्ज से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बल्कि सही मायने में इनके हितों में सरकार को इन्हें एक बार इनकी पूरी कर्ज राशि को ही माफ करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे, वरना ऐसा ना किए जाने पर फिर यहाँ कर्जदार किसानों की मुश्किलें कभी भी खत्म होने वाली नहीं है और फिर आए दिन पूरे देश में कोई ना कोई किसान यहाँ आत्महत्या जरूर करता रहेगा। इसके साथ ही किसानों के हितों को लेकर यहाँ हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि किसानों के एक बार सभी कर्जे माफ किए जाने के साथ साथ फिर इनको आगे किसी से भी कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए भी केंद्र व राज्य सरकारों को इनकी किसानी से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने व खासकर इनके सभी फसलों का इन्हें समय से व पूरा उचित दाम मिल सके, तो इन मामलों में भी इनको अपनी सरकारों की कुछ न कुछ ठोस व प्रभावशाली व स्थायी नीति जरूर बनानी होगी। हालांकि इस संबंध में पूरे देश के किसानों का ये कहना है कि केंद्र की सरकार यदि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरे तौर पर मानकर व उस पर पूरी अमल करती है तो फिर खेती व किसानी आदि से जुड़ी इस गंभीर समस्या का संतोषजनक समाधान जरूर निकल सकता है, जिस पर केंद्र व राज्य सरकारों को आपस में मिलकर पूरी गंभीरता के साथ अवश्य ही विचार विमर्श करके इस मामले में एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, जो कि ये किसानों की खास मांग भी है, जिससे हमारी पार्टी पूरे तौर से सहमत भी है। इनके अलावा पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम
व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जो लोग भूमिहीन हैं और दूसरों की जमीन पर भी खेती नहीं करते हैं और वे इसके स्थान पर अन्य और छोटे मोटे कार्य करते हैं, जिनको करने के लिए इन्हें भी थोड़ा बहुत कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन इनकी कर्ज माफी के लिए भी केंद्र व राज्य सरकारें अभी तक हमें बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आती हैं, जबकि किसानों के साथ साथ इन वर्गों के मामले में भी उत्तर प्रदेश में हमारी रही सरकार ने अनेकों ठोस कदम उठाए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इनकी बिना पूरी तैयारी के वे काफी जल्दबाजी में इनके खासकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो अब यहाँ इन लोगों की और भी ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी अभी भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों का हित इन पार्टियों की सरकारों में पूरी तरह से सुरक्षित ना तो पहले रहा है और ना ही आगे कभी रहने वाला है, क्योंकि इनकी नीतियां व कार्यक्रम आदि दिखाने के लिए चाहे जैसे भी लगते हों, लेकिन इनका असली लाभ अंत में फिर देश के मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही उनका कर्ज उतारने के लिए पहुंचाया जाता है। जबकि हमारी पार्टी बीएसपी धन्ना सेठों की कभी गुलामी नहीं करती है और इसलिए बीएसपी का रिकॉर्ड व इतिहास इस मामले में शुरू से ही काफी साफ सुथरा व पाक साफ रहा है, जो कि ये सर्वविदित भी है। इसके साथ ही रक्षा सौदों के संबंध में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि देश के व्यापक हित में तो यही बेहतर होगा कि केंद्र की सरकार अपने सहयोगी पार्टियों के साथ साथ देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को भी विश्वास में लेकर देश की सुरक्षा संबंधी अहम जरूरतों को ध्यान में रखकर सैन्य व अन्य रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामले में एक दीर्घकालीन व पारदर्शी नीति तैयार करें और फिर उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करें, ताकि रक्षा खरीदों में भ्रष्टाचार संबंधी जनता की धारणाओं व आशंकाओं को और खासकर बोफोर्स और राफेल जैसे आरोपों प्रत्यय आरोपों से तथा पार्टी व देश की छवि धूमिल होने के साथ साथ इन मामलों में कोर्ट कचहरी आदि में भी जाने से बचा जा सके। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि खासकर बीजेपी व इनके आरएसएस एवं अन्य और सभी संकीर्ण व जातिवादी संगठनों ने पूरे देश में न केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की लगातार यह गलत कोशिश की है, बल्कि इन्होंने उन तत्वों को भी काफी बढ़ावा दिया है जिन्होंने इंसानों के बाद अब देवी देवताओं को भी अपनी घिनौनी राजनीति का शिकार बनाकर उन्हें जातियों में बांटने का भी प्रयास किया है, जिसका ही परिणाम है कि आज बीजेपी के लोग आए दिन भगवान को अपनी अपनी जाति का बताने की होड़ में लगे हुए हैं। ये अति दुखद व काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और तो और इन्होंने अब चुनाव के समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब ये लोग पिछले कुछ समय से अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई व अन्य और जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थानों आदि का भी काफी ज्यादा द्वेषपूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं और जिसका ताजा उदाहरण सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का आप लोगों के सामने मौजूद है, जो अति निंदनीय के साथ साथ अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इस प्रकार से बीजेपी का ये सब राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह से देश के सामने है और खासकर उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार का हर काम अभी तक यहाँ काफी ज्यादा निराला व अति विवादास्पद ही साबित हो रहा है और इनकी ये सरकार यहाँ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था तथा जनहित व विकास की अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाने की बजाय अब यहाँ सरकारी धन, शक्ति व ऊर्जा का ऐसी जगह ज्यादा इस्तेमाल कर रही है जहाँ जनहित व जन कल्याण की संभावनाएं तो
काफी सीमित है, लेकिन भ्रष्टाचार की संभावनाएं पूरी व काफी ज्यादा है। देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश की करोड़ों मेहनत का आम जनता अब इन बातों को काफी अच्छी तरह से समझती है। और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में इनकी पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार की खासकर चुनावी वायदा खिलाफी के साथ साथ इनके अहंकारी व तानाशाही रवैये एवं गरीब, मजदूर, किसान व आम जन विरोधी नीतियों तथा गलत व भ्रष्ट कार्य प्रणाली के मामले इतने ज्यादा आम हैं कि इनकी पूरी सरकार व इनके शीर्ष नेतृत्व को अब संसद में तथा संसद के बाहर सड़कों पर भी हर जगह केवल अपनी सफाई व स्पष्टीकरण देते रहने में ही काफी समय बीत रहा है, जो काफी हद तक इनके पतन होने की पराकाष्ठा को भी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लाख ना चाहने के बावजूद भी अब इनकी घोर चुनावी वायदा खिलाफी वास्तव में ये असली चुनावी मुद्दा बन गई है, जो काफी खामोशी से अपना काम करती चली जा रही है। और इस मामले में इन्होंने रोजगार, महंगाई, विकास, जनहित, जन कल्याण, भ्रष्टाचार व राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए किए गए अनेकों वायदों के साथ साथ यहाँ करोड़ों किसानों, बेरोजगार युवाओं व खासकर गरीबों को विदेशों में जमा काला धन देश में वापस लाकर इनको 15 से 20 लाख रुपए देकर इनके अच्छे दिन लाने का भी सुनहरा सपना दिखाया था, जो अभी तक पूरी तरह से वायदा खिलाफी व विश्वासघाती साबित हुआ है। और अब देश की आम जनता इनसे ये सवाल भी कर रही है कि ये लोग वे बातें क्यों करते हैं जो करते नहीं हैं, जो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि देश में लोकसभा के आम चुनाव बहुत नजदीक आते ही अब इन्होंने पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत ही अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपने ताबड़तोड़ कर रहे रैलियों के दौरान जो पूर्व की तरह ही किस्म किस्म की प्रलोभन भरी घोषणाओं व वायदों आदि के जबरदस्त भरमार कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक की तरह ही ये पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में ज्यादातर ठंडे बस्तों में ही डलवा देगी, ऐसा हमारा मानना है। जो अब चुनाव के नजदीक ये जो किस्म किस्म की घोषणाएं वे वायदे आदि कर रहे हैं, इसी प्रकार अब इन्होंने चुनाव के नजदीक ही विशेषकर अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों को भी लुभाने के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों व शिक्षा आदि में 10% आरक्षण देने की जो व्यवस्था की है, इसका हमारी पार्टी स्वागत करती है। लेकिन इससे देश के खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के गरीब अपर कास्ट समाज के लोगों को तब तक कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इन लोगों के प्रति इनकी संकीर्ण व धार्मिक हीन भावना बरकरार बनी रहती है, जो आसानी से अभी भी हमें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसकी काफी कुछ पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है, जो अभी भी बरकरार है। इस प्रकार से लोकसभा आम चुनाव के नजदीक आते ही अब बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार द्वारा जो किस्म किस्म की घोषणाएं व वायदे आदि किए जा रहे हैं, तो इससे अब देश की आम जनता इनकी अब तक की रही गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से इस बार आसानी से इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, जिसकी हमें अभी तक काफी उम्मीद भी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अब ये नया वर्ष सन 2019 का देश के सभी धर्मों व वर्गों के साथ साथ खासकर उनके समस्त गरीबों,
मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के लिए एक ऐसी उम्मीद लेकर आ रहा है जिसमें इस बात की प्रबल संभावना बनी हुई है कि देश में इस बार होने वाले लोकसभा आम चुनाव के बाद केवल मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के हितों की रखवाली करने वाली तथा कमजोर व उपेक्षित एवं गरीब व किसान विरोधी पार्टी का अब यहाँ राज जरूर समाप्त होगा, जिसका देश की आम जनता को अब काफी बेसब्री से इंतजार भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर देश के सभी दुखी, पीड़ित व जरूरतमंद लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि वे अपने हितों में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ और राज्यों में भी बीएसपी के साथ हुए गठबंधन को ही केवल कामयाब बनाएं और अपने खुद के नेतृत्व में ही अपनी सरकार भी जरूर बनाएं। तभी फिर इन्हें पूरे देश में यहाँ जातिवादी, द्वेषपूर्ण, संकीर्ण व पूंजीवादी सरकारों से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर इस बार यही मेरे जन्मदिन के लिए भी इनका देश व जनहित में बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। और अब मैं अंत में हर वर्ष की तरह मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ विमोचन भी करती हूँ, जिसमें पार्टी व मूवमेंट की गतिविधियों का एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा समाहित होता है, जो वर्तमान पीढ़ी व आगे आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी काफी प्रेरणादायक साबित होगा। और अब मैं इस किताब का विमोचन आप लोगों के सामने कर रही हूँ। बीएसपी कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुस्तक का विमोचन कर रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती और एक साल का पूरा लेखा जोखा इस किताब में होता है, खुद मायावती ने बताया। ये बीएसपी कार्यालय की तस्वीरें। इससे पहले उन्होंने सभी जिन्होंने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी उन सभी का धन्यवाद दिया। उसके बाद अब पुस्तक का विमोचन कर रही हैं। 63वां जन्मदिन है आज मायावती का और प्रदेश के साथ ही अलग अलग हिस्सों में जहां जहां भी बीएसपी सक्रिय है वहां पर मनाते हैं। मेरे जन्मदिन का केक व लंच आदि लेने के विशेष आग्रह के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश तय करता है देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मायावती ने अभी कहा। मायावती की 10 बड़ी बातें आपको बता रहे। सपा बीएसपी कार्यकर्ता अपने पुराने गिले शिकवे भुला दें, मायावती ने यह भी कहा। और साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य में हमने गठबंधन किया है, मायावती ने यह भी कहा। गठबंधन का जिक्र भी किया। देश हित में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहा। हमारे गठबंधन से विरोधियों की नींद उड़ी है, मायावती ने इसका भी जिक्र किया। और साथ ही देश की जनता तय करेगी देश का प्रधानमंत्री आखिर होगा कौन। लोकसभा चुनाव में जीत ही हमारे लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। लोकसभा चुनाव की जोरों से तैयारियां चल रही है। कांग्रेस एंड कंपनी को सबक सीखने की जरूरत है, मायावती ने साफ तौर पर कह दिया। किसानों की कर्ज माफी पर ठोस नीति बननी चाहिए। बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है, जुमलेबाजों की अब दाल गलने वाली नहीं है, मायावती ने सीधे बीजेपी पर निशाना भी साधा। उत्तर प्रदेश तय करता है देश का प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा। 2019 की तैयारियों
में जुटे हुए बसपा के कार्यकर्ता, इसका भी जिक्र किया और साथ ही सपा बसपा के जो कार्यकर्ता है वो अपने पुराने गिले शिकवे भुला दें। देश के सबसे बड़े राज्य में हमने गठबंधन किया है, जो हालिया गठबंधन सपा बसपा के बीच, उसका भी जिक्र किया। देश हित में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया गया, देश हित में जनता के हित में ही गठबंधन किया गया है। गठबंधन से विरोधियों की नींद उड़ गई है। देश की जनता अब तय करेगी कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं और जीत ही उनके लिए बर्थडे का गिफ्ट होगा। कांग्रेस एंड कंपनी को सबक सीखने की जरूरत है। गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कांग्रेस को। उसके बाद किसानों की कर्ज माफी पर ठोस नीति बननी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं बनी। जुमलेबाजों की अब दाल गलने वाली नहीं है, ये भी साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उन्होंने कहा कि जुमलेबाजों की जो सरकार है उनकी अब दाल गलने वाली नहीं है, चाहे कोशिशें वो लाख कर ले, जुगत कर ले, लेकिन अब जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को। सपा बसपा का गठबंधन हुआ, देश हित में गठबंधन किया गया, जनहित में गठबंधन किया गया और जनता के लिए काम करेंगे दोनों ही पार्टियां, इसका भी जिक्र किया। और साथ ही ये भी कहा मायावती ने कि सपा बसपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने सारे पुराने गिले शिकवे को भूल जाएं, नई शुरुआत करें और लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। और लोकसभा चुनाव में जीत ही हमारे लिए बर्थडे का गिफ्ट होगा, इसका भी जिक्र किया। मायावती की वो 10 बड़ी बातें क्या रही जो अभी उन्होंने कही, वो हम आपको बता रहे। किसानों का मुद्दा उन्होंने उठाया, कर्ज माफी की बात की, प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तक देश को ठगने का काम किया बीजेपी ने, लेकिन अब 2019 के लोकसभा चुनाव में दाल नहीं गलेगी बीजेपी की। कोशिशें कर ले भले ही वो, लेकिन इस बार उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। जो ठगने का काम किया है जनता को, जनता अब सबक सिखाएगी लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और इसके लिए लगातार सपा बसपा के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं और गठबंधन से जो विरोधी दल हैं उनकी नींद उड़ गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर तो निशाना साधा ही, साथ में कांग्रेस पर भी हमलावर वो दिखी, कांग्रेस को भी नसीहत दे दी मायावती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी को सीखने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है। और अभी भी मायावती बसपा कार्यालय पर ही मौजूद हैं और मायावती का आज 63वां जन्मदिन। हजारों की तादाद में जो बसपा के कार्यकर्ता कार्यालय पर पहले से मौजूद, उन सभी का धन्यवाद दिया और जो अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में भी इस जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, उन सभी का धन्यवाद दिया। और इसके बाद लखनऊ में तमाम कार्यक्रम होंगे। 63 किलो का केक भी काटने वाली है मायावती, ऐसी भी खबर थी। और लखनऊ में कार्यक्रम निपटाने के बाद दिल्ली चली जाएंगी मायावती, वहां पर भी जो मायावती का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ वो अपना जन्मदिन मनाएंगी। लेकिन उससे पहले राजधानी लखनऊ के बसपा कार्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और इसी पर मेरे सहयोगी फरमान अब्बास जुड़ चुके हैं लाइव बसपा के कार्यालय से। वहां पर मायावती मौजूद हैं फरमान, और अभी हमने भी सुना कि तमाम मुद्दों पर बात की, क्या कुछ अभी वहां हो रहा है। ये खबर थी कि 63 किलो का केक काटेंगे मायावती आज अपने जन्मदिन पर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि मायावती ने जो मीडिया को जब मुखातिब हो रही थी तो कई ऐसे संदेश उन्होंने, चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हुआ और उसके बाद गठबंधन के बाद ये पहला जन्मदिन था मायावती का, तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी बंद अल्फाजों में एक संदेश दिया। उन्होंने ये सीधे तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गठबंधन के बाद जो बीजेपी है उसकी नींद उड़ी हुई है और जो समाजवादी पार्टी और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो पुराने गिले शिकवे भुलाकर एकजुट होकर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं गठबंधन के उनको जिताएं, यही उनके लिए तोहफा होगा। तो ये एक बड़ा संदेश आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मीडिया को मुखातिब हो रही थी मायावती, इस दौरान उन्होंने दिया अपने जन्मदिन के मौके पर। बिल्कुल, और साफ तौर पर बीजेपी पर भी निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस को भी नहीं बख्शा, कांग्रेस को भी नसीहत दे दी मायावती। उन्होंने कहा कि सबक सीखने की जरूरत है, जो गठबंधन से बाहर कर दिया गया कांग्रेस को, उसे सीखने की जरूरत है। लेकिन खबर यह है कि लखनऊ में कार्यक्रम होंगे, तमाम जो बर्थडे पर यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, उसके बाद दिल्ली रवाना होंगी बसपा सुप्रीमो। बिल्कुल 12:30 बजे का वक्त है। अखिलेश यादव यहाँ उनके आवास पर पहुंचेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे जन्मदिन की। उसके बाद मायावती दिल्ली रवाना होंगी और दिल्ली में जो
उनसे तमाम जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनको जन्मदिन की बधाई देंगे। तो ये लखनऊ में जन्मदिन का कार्यक्रम है, उसके बाद दिल्ली में मायावती रहेंगी और वहाँ पर तमाम लोगों से मिलेंगे और वो लोग उनको बधाई देंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव यहाँ पर कुछ देर में यहाँ जो 12:30 का वक्त दिया गया है उस वक्त पर यहाँ मायावती के आवास पर पहुँचेंगे और वहाँ उनको खुद वो आकर जन्मदिन की बधाई देंगे। तो अभी कुछ वक्त है अखिलेश यादव के आने का। मायावती फिलहाल यहाँ जो पार्टी कार्यालय है यहाँ से अखिलेश निकलकर अपने यादव वहाँ आवास पर पर पहुंचेंगे, उसके बाद ही केक सेरेमनी होगी थोड़ी देर के बाद जब अखिलेश यादव वहाँ पर पहुंचेंगे। 12:30 बजे माया के आवास पहुंचेंगे।